हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सूटेबल है, वो मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और वीकली में अपलोड भी करता आ रहा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? फर्स्ट अमेरिका, सेकंड तुर्की, थर्ड चाइना या फोर्थ रसिया। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन रसिया। ठीक है। बट इस जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। ये कुछ देशों के ग्रुप था, उसने ये मिलके न्यायालय ये बनाया हुआ है। बट इसमें रसिया और इंडिया और चाइना और कुछ कंट्री है जिन लोगों ने इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। तो अगर ये कुछ आदेश भी देती है ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय वाली, तो इसमें आपका ये जो भी इस एग्रीमेंट से जो कंट्री आउटसाइड है, मतलब जो बाहर है, तो वहां पे उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट अरुण गोयल, सेकंड है शक्तिकांत दास, थर्ड मोहन सिन्हा या फोर्थ रघुराम राजन। तो जो इसमें जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है शक्तिकांत दास, जो कि अभी आरबीआई के, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर अभी करंट में। ठीक है। और इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रकार सेंट्रल बैंक की, ठीक है, उसने इनको ये उपाधि दी है। ठीक? अगर आपसे पूछा सकता है कि किसने उपाधि दी है, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रकार सेंट्रल बैंक। ठीक? और इससे पहले इंडिया के ये दूसरे पर्सन है जिनको ये ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मिला हुआ है। और इनसे पहले जो आरबीआई के पूर्व जो गवर्नर थे, राजन जी, रघुराम राजन, इनको ये अवार्ड मिला था 2015 में। ये दो लोग हैं जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला हुआ है। और ये सब कुछ जो सॉरी, ये सभी जो पुरस्कार दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो उसने जिस पोजीशन पे, वो सरकारी पद पे जिस पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन पे रहते हुए उसने देश के आर्थिक विकास के लिए या देश के डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या योजना लेके आया और उससे कंट्री को कितना बेनिफिट हुआ। ठीक है, उस बेस पे ये गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि पीएम मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? फर्स्ट 9, सेकंड 8, थर्ड 7 या फोर्थ 6। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन 7। ये 7 राज्यों में ये योजना लागू करने जा रही है। टेक्सटाइल पार्क ये क्या है कि जो कपड़ों का उद्योग रहता है उससे रिलेटेड है, कपड़ों के उद्योग से रिलेटेड है। और जो 7 स्टेट है इंडिया की, उसमें फर्स्ट है यूपी, आपका एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 7 स्टेट में ये पार्क बनाए जाएंगे। और उनका एक पर्पज ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और तुम्हारे जो भी जो चीज़ें यहाँ से बनाई जाती हैं तो उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाए, फिर वहाँ से जो डॉलर है या फिर जो विदेशी करेंसी है वो उसका इंडिया में भंडार बनाया जा सके। और इसके साथ साथ करीब कम से कम 20+ लाख जॉब जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए जॉब के रोजगार उत्पन्न किया जा सके। इस योजना का यही पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि बीआरओ ने रिकॉर्ड कितने दिन बाद रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला है? 68, सेकंड 70, थर्ड 58 या फोर्थ 48। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 68 डेज। 68 डेज। और इसका जो बीआरओ क्या है, ये सीमा सड़क संगठन को बीआरओ बोला जाता है। और जो ये दर्रा है, अगर दर्रे की बात करें तो ये इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पे 11,650 फीट ऊपर है।
11,650 फीट, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये जो ग्रेटर हिमालय रेंज है वहां पर है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि किस लोकेशन पे, तो ग्रेटर हिमालयन रेंज में। और अगर आपको ये पूछा जा सकता है कि ये किस स्टेट में या किस स्टेट को आपस में जोड़ता है किस तरह, तो जो केंद्र प्रशासित, जो कि पहले जम्मू कश्मीर जो था उसमें ही लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर ये दोनों एक थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया है प्लस लद्दाख अलग हो गया, तो दोनों को ज्वाइंट करता है ये दर्रा जो होता है ज्वाइंट करता है। अगर ये ब्लॉकेज हो जाए यहाँ पे तो इसको बंद कर दिया जाता है, तो इन दोनों स्टेट के बीच में किसी भी तरह की आवाजाही, कोई भी सामान वगैरह सब कुछ स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और इसकी बात करें कि जैसे यहाँ पे क्या है ना कि बर्फबारी काफी होती है, तो उसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाता है। और इससे अगर इस बार ये 68 डेज बाद ओपन किया गया, इससे पहले जो ओपन किया गया था उसमें 73 डेज लगे थे ओपन होने में, और उससे पहले जो किया गया था वो 160 से 180 डेज लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है। फर्स्ट नेपाल, सेकंड श्रीलंका, थर्ड बांग्लादेश या फोर्थ अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये पाइपलाइन जा रही है, और इसको कहा जाता है कि ये पहली ऊर्जा की पाइपलाइन है जो भारत से बाहर जा रही है और जिसमें इंडिया का सहयोग है। और इसका अगर कॉस्ट की बात करें तो 377 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है इस वाली में, ठीक है। और इसका अगर जो पाइपलाइन, जैसे इंडिया ये हो गया, ये इधर बांग्लादेश हो गया, तो इनमें ये बताया है कि इनकी सीमा में कौन सा कितने डिस्टेंस है। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस थी वो 131 किलोमीटर, 131.5 किलोमीटर है इंडिया से बांग्लादेश तक। लेकिन इंडिया में जो है वो इसका जो हिस्सा है सिर्फ 5 किलोमीटर है इंडिया में, और बाकी का जितना भी 126.5 किलोमीटर जो भी पूरा हिस्सा है वो बांग्लादेश में है इसका, ठीक है ना। और इसमें जो टोटल कॉस्ट जो 377 जो कुछ भी करोड़ रुपए इसमें आए हुए हैं, ये सब कुछ इंडिया ने बैन किए, इंडिया ने पे किए, ठीक है ना। और एक चीज और इसमें कि एक मिनट, अगर आपसे इस तरह इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है आपसे कि जैसे ये पाइपलाइन तो है कि लेकिन ये इंडिया में किस जगह से जा रही है और कहां तक जा रही है। तो इंडिया में ये असम में एक जगह है, ठीक है। असम में नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड करके जगह है जो सिलीगुड़ी स्थित मार्केट है, वहां से स्टार्ट हुई है। और बांग्लादेश में जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बांग्लादेश का है कि पार्वती डिपो करके जगह है वहां, पार्वतीपुर। अगर आपको ये क्वेश्चन एक एक नंबर में कभी कभी पूछे जा सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नेस्ट्रो खाता खोला है। अब इसको ध्यान रखना है, क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर है क्या, फिर उसके बारे में बताऊंगा कि नोस्ट्रो खाता और ये होता क्या है। कि नेपाल, तुर्की, श्रीलंका या बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि नोस्ट्रो होता क्या है, ठीक है ना। नोस्ट्रो अकाउंट, लेट सपोज जैसे इंडिया का कोई पर्सन है और वो अमेरिका जाता है, वहां पे एक खाता खोलता है, ठीक है, और उसमें वहां की जो करेंसी है वो डॉलर रखता है, ठीक। तो इंडिया के लिए वो जो अकाउंट रहेगा उसको नोस्ट्रो बोला जाएगा, लेकिन अमेरिका के लिए वो जो खाता रहेगा वो वोस्ट्रो बोला है, वोस्ट्रो। नोस्ट्रो वोस्ट्रो ये एक जैसे ही शब्द है, सिर्फ मतलब किस कंट्री में और किस कंट्री का अकाउंट है उसका डिपेंड करता है। अगर आपका इंडिया का बंदा वहां जाके ओपन कर रहा है तो इंडिया के देश के लिए ये नेस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा, और लेकिन अमेरिका के लिए जो अकाउंट रहेगा उसके देश में, लेकिन दूसरे पर्सन ने अपनी करेंसी रख रखी है उसमें, लेकिन रखे डॉलर ही है उसने, तो उसके लिए वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि किस राज्य ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया है। फर्स्ट उत्तर प्रदेश,
सेकंड राजस्थान, थर्ड केरल या फोर्थ गोवा। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन राजस्थान। तो ये क्या है कि जैसे वकील केस कर रहे केस का उसकी सुनवाई हो रही है और उसमें किसी पक्ष के खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो उस केस में वकीलों के खिलाफ काफी हिंसात्मक कोई गंभीर आपराधिक या कोई धमकी दे देता है या कुछ भी, तो इस तरह की काफी एक्टिविटी होने लगी थी। तो उस चीज को रोकथाम करने के लिए ये अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि आईएसएस वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फर्स्ट मुंबई, सेकंड भोपाल, थर्ड नई दिल्ली या फोर्थ लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक, ये पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक, और इसका जो वहां पे भोपाल में भी इसका भोपाल का जो बोला जाता है मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी, ठीक है, वहां पे ये हो रहा है और इसमें 30 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिनके कम से कम 200 जो प्लेयर है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च या 28 मार्च। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 21 मार्च। कहा जाता है कि 1960 में जो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग जैसे दक्षिण अफ्रीका मूल के जो लोग होते हैं उनका जो स्किन कलर होता है काफी ब्लैक होता है अदर कंट्री के कंपेरिजन में। तो उनको खिलाफ काफी नस्ली उनको थोड़ा गाली गलौज या वैसे तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता था। तो जब वो इस चीज के खिलाफ वहां पे एक शांतिपूर्ण अपना धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर पुलिस ने गोलियां चला दी थी जिसकी वजह से काफी लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई थी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये चीजें दोबारा ना हो, किसी को क्रिटिसाइज ना किया जाए उसकी नस्ल भेद के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए हर साल 21 मार्च को ये 1960 से हर मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि विश्व गौरैया दिवस की 2023 की थीम क्या है? फर्स्ट स्पैरो फ्लाई हाई, सेकंड कलर इज हाई, थर्ड आई एम फ्लाई या फोर्थ आई लव स्पैरो। तो इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है आई लव स्पैरो। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व गौरैया दिवस मनाया कब जाता है तो इसका जो आंसर रहेगा 20 मार्च। 20 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम रही है इसकी 2023 की आई लव स्पैरो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो गौरैया रहती है स्पैरो रहती है उनके बारे में लोगों के अवेयरनेस बढ़ाना, क्योंकि आज जो अनुमानित बोला जाता है कि वर्ल्ड में पूरी दुनिया में इन लोगों की जनसंख्या काफी घटती जा रही है। ठीक है, और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी पहली बार जो मनाया गया था वो 2010 में मनाया गया था, अगर आपसे पूछा जा सकता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? फर्स्ट बुरुंडी, सेकंड भूटान, थर्ड श्रीलंका या फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन बुरुंडी। ये बुरुंडी भी एक देश है और ये है कहां पर, मैं वो भी बता देता हूं। जो ग्रेट रिफ्ट वैली है तो वहां पे अफ्रीकी ग्रेट लेक्स करके जगह है और अफ्रीकी ग्रेट लेक्स और पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये कहीं एक जंक्शन है, वहां पे एक लैंडलॉक चारों तरफ से ब्लॉक एक देश है, तो ये इसको बुरुंडी बोला जाता है। और यहाँ पे ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो 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 पोलियो दर्ज किया गया है वो पोलियो वायरस टाइप 2 करके, जो कि दूषित पानी या मतलब किसी मतलब जो भोजन है या जो खाना जो कुछ भी वो खा रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई वायरस जैसे आ जाता है एक दूसरे को, तो वो संक्रमण होने के चांस काफी हो जाते हैं। ये लोगों को आपस में शेयर ना करें, मतलब इस तरह की बातें, मतलब वहां पे अभी अवेयरनेस फैलाई जा रही है जिससे कि इस चीज को रोका जा सके। क्योंकि अगर वो लोग इस चीज को थोड़ा सेफ्टी पर्पज से उस चीज को अपना फॉलो नहीं करेंगे तो वहां पे काफी महामारी आने के चांसेस है। और इसको ये है कि ज्यादा बड़ा वायरस को भी ज्यादा अगर सेफ्टी के अकॉर्डिंग चलती हैं ये लोग तो इसको
बाद में इसको रिजॉल्व भी किया जा सकता है। तो वहां पे एक तरह का एक एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस बनाया है, बोला गया है कि ये अगर इसको अगर सेफ्टी के साथ नहीं चलते तो ये बीमारी भी इनको आगे हो सकती है, जिसको एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि भारत कहां 2023 SAFF चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? फर्स्ट भोपाल, सेकंड गांधीनगर, थर्ड बेंगलोर या फोर्थ मुंबई? तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन बेंगलुरु। और बेंगलुरु में ये जो चलेगी 21 जून से 3 जुलाई तक चलेगी, 21 जून से 3 जुलाई 2023। और इसका अगर पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण हो रहा है, तो इसका 13वां संस्करण हो रहा है, ठीक है। और भारत इसकी जो मेजबानी कर रहा है इस बार जो हो जाएगा वो फोर्थ टाइम कर रहा है, ये फोर्थ चौथी बार है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कितनी बार इंडिया जीत चुका है, तो अब तक की जो चैंपियनशिप है 8 बार आपका इंडिया जीत चुका है, ठीक है। और इसके बाद फिर मालदीव ने जीते, जिसने 2 बार खिताब जीता है। और ये अभी जो ये महासंघ जो ये चल रहा है, ये चैंपियनशिप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक। अगर किसी को थोड़ा इसका नाम देख के समझ में ना आ रहा हो कि 2023 ऐसे डेवलप क्या है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और इसके जो अभी अध्यक्ष है वो कल्याण चौबे जी है। अगर आपसे अध्यक्ष का नाम पूछा जाए, जैसे डी ग्रुप के एग्जाम है तो उसमें तो 1-2 नंबर में यही चीज पूछी जाती है, तो कल्याण चौबे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि साजिबू नोगम पनबा किस राज्य में मनाया जाने वाला चंद्र नव वर्ष है? मणिपुर, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन मणिपुर। और ये मणिपुर वहां पे जो बताया जाता है कि जो सजीबी नोगमा पनबा करके एक वहां पे मणिपुर में एक जनजाति है, तो उनके द्वारा मनाया जाता है ये चंद्र नव वर्ष, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे किस डेट को मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या 25 मार्च? इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन 24 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फॉल्कन एलएलएम को निम्न में से किस देश में लॉन्च किया गया है? फर्स्ट दक्षिण कोरिया, भारत, यूएई या ब्रुनेई? तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन यूएई, अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? फर्स्ट संयुक्त अरब अमीरात, सेकंड श्रीलंका, थर्ड कुवैत या फोर्थ मिस्र? इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है मिस्र। और ये ब्रिक्स है क्या, तो मैं वो ही बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये कुछ देशों ने एक मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, आपका चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्री थे, इन्होंने मिलकर ये ग्रुप बनाया हुआ था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। और इसके बाद इसमें कुछ देशों को ऐड भी किया गया है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले बांग्लादेश को ऐड किया गया था, उसके बाद जो यूएई संयुक्त अरब अमीरात उसको ऐड किया गया, फिर उसके बाद उरुग्वे करके एक कंट्री था उसको ऐड किया गया इसमें, उरुग्वे, ठीक है। और उसके बाद ये 3 देश ऐड किए गए थे। इसके बाद जो मिस्र है ये चौथा नंबर है इसका, मिस्र का, जिसको इस ब्रिक्स जो ग्रुप है उसमें ऐड किया जा रहा है। और इस ग्रुप का जो पर्पज है वो कहना है कि एक दूसरे कंट्री का प्रबंध जल या साफ सफाई में या फिर एनर्जी के क्षेत्र में या डिजिटलाइजेशन में या फिर जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे सिटी डेवलपमेंट होता है, तो उसमें एक दूसरे को थोड़ा सा अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करना, जानकारी शेयर करना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, ये सारी चीजें इस ग्रुप का मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत की किस कंपनी को फायर रेसिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला बीआईएस लाइसेंस मिला है? फर्स्ट टाटा स्टील, सेकंड जिंदल स्टील, थर्ड आरआईएनएल या फोर्थ सेल? तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन है जिंदल स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है
कि अभी कुछ दिन पहले खबरों में रहा था काफी ये, कि सिनियार द्वीप किस देश में स्थित है? फर्स्ट रसिया, सेकंड भारत, थर्ड अमेरिका या फोर्थ संयुक्त अरब अमीरात? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात। और यहाँ पे क्या है कि जो अपनी जो काफी जो पुरानी चीजें होती हैं, जो खुदाई वगैरह करते हैं, काफी हिस्ट्रिकल चीजें होती हैं, तो जो पुरातत्व विभाग रहता है, ठीक है, तो वो काफी रिसर्च करता है जगह जगह पे। तो अभी उसने संयुक्त अरब अमीरात के ये जो सिनिया द्वीप है, यहाँ पे जो फारस की खाड़ी है, उसमें सबसे पुराने मोती शहर की खोज की है। पुराने मोती शहर की खोज, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या खोजा है उसने, तो पुराने मोती शहर की खोज की है। और इसको बताइए कि जो दुबई है, वहां से ये 50 किलोमीटर दूर पे है, ठीक है। एक अमीरात उल्कन है वहां पे स्थित, उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि एवेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, मतलब उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट या बहुत अच्छा योगदान देने वालों को दिया जाता है, लेकिन ये किस क्षेत्र से है? ये साहित्य में दिया जाता है, गणित में, या भौतिकी में, या चिकित्सा में? तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, गणित। जो गणित में जो लोग अपना सहयोग करते हैं, काफी कैलकुलेशन या कुछ भी इजी या कुछ भी किस तरह का कोई सहयोग देते हैं और उनका बेस्ट माना जाता है, तो उसमें। और इसकी जो शुरुआत करी थी वो नॉर्वे के राजा थे, तो वहां से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। और अब भी ये पुरस्कार कंटिन्यूस है। और इसका जो 2023 में जो पुरस्कार दिया गया है वो एबेल करके, ये अर्जेंटीना मूल के, अर्जेंटीना अमेरिकी लुइस कैफरेल है, इनका नाम पूछा जाए तो लुइस कैफरेल, तो राइटिंग अच्छी नहीं है। लुइस कैफरेल ये जो अर्जेंटीना और अमेरिका मूल के बोला जाता है, ठीक है। और इसकी जो अगर इसकी जो नॉर्वे के जो गणितज्ञ जो पुरस्कार दिया जा रहा है, इसकी स्थापना के बारे में बात की जाए कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2002 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। और जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो फ्रांस के गणितज्ञ थे, जीन पेयर, जीन पेयर सर बोला जाता है उनको, जीन पेयर सर थे। तो उनको फर्स्ट पहला पुरस्कार दिया गया था। और इसमें इंडिया के भी जो लोग हैं, इंडिया के श्रीनिवास जी हैं, उन वो एक मात्र ऐसे इंसान हैं जिनको श्रीनिवास एस आर बर्धन, श्रीनिवास एस आर बर्धन जी हैं, ठीक है। तो उनको ये पहला एकमात्र अपने इंडिया के हैं जिनको ये 2007 में पुरस्कार मिला था। अगर आपको ईयर भी पूछा है तो 2007 में सम्मानित मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि कौन सा देश एक्सरसाइज वायु प्रभार नाम से मल्टी डोमेन एयरलाइन अभ्यास आयोजित करता है? फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड तुर्की या फोर्थ भारत? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, भारत। तो भारत की जो थल सेना जो होती है, ठीक है, थल सेना प्लस वायुसेना, ये दोनों मिलकर इस चीज को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। राम सहाय प्रसाद यादव को किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, और जो कि इंडिया का पड़ोसी देश भी है, ठीक है। फर्स्ट श्रीलंका, सेकंड फिजी, थर्ड नेपाल, फोर्थ फिनलैंड। अब ये फिजी और फिनलैंड तो पड़ोसी देश है नहीं है इसके, ठीक है, श्रीलंका और नेपाल। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, नेपाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है? तो आर्टिकल 109 यानी अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 110? तो 102। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद 102, ठीक है। और अभी आपने राहुल गांधी का सुना होगा, ठीक है, लोकसभा सचिवालय से इनके जो भी सांसद पद था वो उसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो उसमें जो अनुच्छेद 102 पैरा 1 में इनका लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? फर्स्ट कोची,
सेकंड गोवा, थर्ड गांधीनगर या फोर्थ भोपाल। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन कोची। ठीक है, और ये भारत नौसेना का पहला है जो कि कोची में स्थित है। और यहाँ आईएनएस तीर और आईएनएस जीएस सारथी नामक जो पहले ही प्रशिक्षित इसको इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे 20 से 23 मार्च तक यहाँ पे चल रहा है ये प्रोग्राम, हुआ है मतलब हो चुका है 20 से 23, सॉरी 20 से 23 मार्च, क्योंकि मार्च चल रहा है, 20 से 23 मार्च तक ये हुआ है यह प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया हुआ है मैंने कि भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहां शुरू हुआ है। तो फर्स्ट केरल, सेकंड पुणे, थर्ड नई दिल्ली या फोर्थ गोरखपुर। तो ये जो हुआ है सेकंड ऑप्शन पुणे में हुआ है, पुणे में हुआ है ये प्रोग्राम शुरू हुआ है जो। और इसमें अफ्रीका के काफी जो कंट्री है छोटे मोटे वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। और अफ्रीकी देशों की बात किया है तो काफी सारे देश हैं जैसे कि बोत्सवाना है, कैमरून है, मिस्र है, घाना, केन्या, लेसोतो, मलावी, मेरको, नाइजीरिया, काफी सारे वहाँ पे जो गणराज्य भी हैं काफी छोटे मोटे, जैसे सेशल्स है, सेनेगल है, सूडान है, साउथ अफ्रीका है, तंजानिया है, युगांडा है, जम्बिया है, जिम्बाब्वे, ये सब मिलके इंडिया के साथ अभी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये भी है कि इंडिया के पास जो हथियार है, इंडिया के आर्म्स है, इंडिया की एक्टिविटी है, तो ये किस तरह से मतलब आपका कृषि मिशन को पूरा करती है, क्या क्या टेक्निक किस तरह करती है, कि इनकी वर्किंग स्टाइल क्या रहती है और इसका जो कितनी खतरनाक है, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा किस तरह का। तो ये साउथ अफ्रीका जो अदर कंट्री है तो इन लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस कराना इस चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि सरकार ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। फर्स्ट लखनऊ, सेकंड नई दिल्ली, थर्ड लातूर या फोर्थ जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन है लातूर। ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये इनमें मूर्ति किसकी लगेगी ये भी पता होना चाहिए। तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे उनकी मूर्ति लगेगी, वो काफी इंटेलिजेंट पर्सन थे। उनका कहना यही था कि एजुकेशन आप जितना लोगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। ठीक है, किसी भी आरक्षण पे डिपेंड मत रहो, किसी पे किसी में, क्योंकि आप एजुकेशन नहीं लोगे, अगर आप सही टाइम पे अपना जो भी एजुकेशन का सिस्टम है अपना जितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सको, बस डेली बेसिस पे ये सोचो कि आज मैं जिस जगह पे हूँ चाहे 1% में अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करूँ, लेकिन आने वाले दिन में मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करके ही रहूंगा किसी भी हालत में। तो अगर आप इस विचारधारा पे चलेंगे तो आपको आगे चल के जीवन में हमेशा ही सफलता मिलेगी। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती रहती हैं, वो चीज़ एक अलग पॉइंट रहता है। ठीक है, तो ये लातूर जो है वो महाराष्ट्र में, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ये लातूर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र में इनकी जो मूर्ति लगाई जाएगी ये वो 70 फीट की होगी। अगर ऊंचाई पूछी है तो इसकी 70 फीट ऊंचाई रहेगी इसकी। और ये वहाँ पे जो पार्क है वहाँ लगाया जाएगा। और इनकी अभी जो जयंती आने वाली है अम्बेडकर साहब की, वो 131वीं जयंती आने वाली है जो अब आएगी। ठीक है ना, और जैसे ये 13 अप्रैल को यहाँ पे लगाया जाएगा और 14 अप्रैल को इनकी ये 131वीं जयंती है। 13 अप्रैल को ये आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज जो स्थापना इसकी की गई है, इसका मतलब क्या बोला है, अनावेशन बोला है, ऐसा कुछ बोला जाता है, मतलब इनका उद्घाटन किया जाएगा या जो कुछ भी रहता है इनका। ठीक है, और ये भी बताया जाता है कि इसको जो मूर्ति को जो सिर्फ 20 दिन में बनाया गया है, 20 दिन में। और ये दुनिया की ये पहली प्रतिमा ऐसी है जिसको 20 दिन में इतने बढ़िया तरीके से बनाया गया है। ठीक है, और ये राज्य की भी पहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है कि घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा किस पड़ोसी देश में मनाया गया है। फर्स्ट भूटान, सेकंड नेपाल, थर्ड चीन या फोर्थ बांग्लादेश। राइट आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि अभी खबरों में रहा, अभी काफी हाईलाइट रहा है ये कि अंजी खंडफुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। फर्स्ट केरल, सेकंड मणिपुर, थर्ड जम्मू कश्मीर या फोर्थ तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन जम्मू कश्मीर। और इसकी ऊंचाई की बात की है तो 331 मीटर ऊंचाई है इस पुल की। और बताया जाता है कि जो आने वाला मई है, ठीक, तब तक इसका काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक केबल आधारित है, मतलब केबल वायर वगैरह के अकॉर्डिंग ये मतलब सपोर्ट से बनाया जा रहा है। ठीक है ना,
और इसकी अगर और इस पे जो ट्रेन चलेगी उसकी जो स्पीड रहेगी वो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आराम से चल सकती है। और जो स्टेशन की बात है कि ये जो पुल है, अगर पुल बनाया है तो कुछ दो स्टेशनों को भी जोड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक। तो ये कटरा और रियासी, कटरा रियासी करके जो दो स्टेशन, इन दोनों के बीच का जॉइंट बनेगा। और इसमें अगर लागत की बात की है तो काफी बनी है, 28,000 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है इसमें। और इस पुल की पूरी टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो 473.25 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ की बात की जाए। और हाइट मैंने आपको बताई थी कि इसकी ऊंचाई जो है 331 मीटर है। इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम क्या है। बछिया जो गाय का बच्चा होता है, ठीक है, गाय का जो फीमेल बच्चा होता है उसको बछिया बोलते हैं, और जो मेल बच्चा होता है उसको बछड़ा बोलते हैं गांव में, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन, वैसे काफी लोगों को पता होगा, बट कुछ लोग ज्यादा सिटी में रहते हैं तो उनको नई जानकारी होगी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका गंगा, सेकंड ऑप्शन लिया मैंने चंद्रलोका, थर्ड यमुना, या फोर्थ रुबिन है। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन गंगा, ठीक है। और जो भारत की पहली है, ठीक, जिसको जो अभी इसका जो क्लोन है, क्लोन तो आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है जो कि करनाल में, करनाल का एक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, तो उसने इस मादा बछिया को बनाया है, ठीक। और इसका बताया जाता है कि डेली बेसिस पे ये 15 लीटर दूध देती है, दूध का उत्पादन सॉरी कर सकती है, ठीक है ना। अभी दूध देना स्टार्ट नहीं हुआ बट आने वाले टाइम में कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया। फर्स्ट भारत, सेकंड रसिया, थर्ड चाइना, या फोर्थ दुबई। इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा आईआईटी शीर्ष पर है, यानी पहले नंबर पर है आईआईटी का, आईआईटी में, ठीक है। मतलब सारे कॉलेज का एक अलग रहता है, लेकिन सिर्फ आईआईटी की बात की जाए तो कौन सा आईआईटी नंबर वन पे रहा है। तो फर्स्ट आईआईटी बॉम्बे, सेकंड आईआईटी दिल्ली, थर्ड आईआईटी मद्रास, फोर्थ आईआईटी खड़गपुर। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन आईआईटी बॉम्बे। तो ये दुनिया भर के जो 100, मतलब काफी, तो टॉप 100 में इंडिया का, ठीक है, टॉप 100 में इंडिया के जो 12 कुछ यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं जो कि टॉप 100 में आती है। और इसमें आईआईटी बॉम्बे का भी ये शायद 49 या 54, इसका नंबर है एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है अभी, 49 होगा या इसका 54, जो इसकी आईआईटी बॉम्बे की रैंक आई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट 20 मार्च, सेकेंड 28 मार्च, थर्ड 29 मार्च, या फोर्थ 30 मार्च। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन 30 मार्च है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसकी थीम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी थीम काफी बड़ी रखी है इस बार कि अचीविंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट, ठीक है। कि जो भी आपकी खपत हो रही है, ठीक, जो भी आपका आपका खपत मतलब आपकी सप्लाई हो रही है और उसकी जो डिमांड हो रही है, ठीक, वो दोनों बैलेंस रखी जा सके, ठीक है। अब ये नहीं कि सप्लाई आपकी 100 की हो रही है, ठीक है, और डिमांड सिर्फ 50 की है, ठीक है, और 50 का आपका वेस्टेज चला जा रहा है, तो उस चीज को रिड्यूस करना है कम से कम, ठीक है। और इसके बारे में लोगों को जागरूकता भी प्रोवाइड करनी, जिससे कि कूड़े में कम खाना फेंके आए, मतलब काफी सारी चीजें कूड़ेदान में ना फेंके या फिर वैसे, तो उस चीज को वेस्टेज करने से बचाया सके, जिससे कुछ ही लोगों को, मान लो आपके पास एक्स्ट्रा है तो किसी को दान कर दो, किसी की हेल्प कर दो, किसी का सपोर्ट कर दो, लेकिन जो चीज है उसका वेस्टेज मत करो, उसको कूड़े में मत फेंको, ठीक है। उस इस चीज का जो पर्पज है वो यही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की है। फर्स्ट लखनऊ, सेकंड बेंगलुरु, थर्ड मुंबई, या फोर्थ नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली है, ठीक
और ये अभी 28 से 29 मार्च 2 दिन ये चला था आपका नई दिल्ली में, ठीक है। और इसका जो आयोजन कराया था, जो दूरसंचार विभाग दिया सी डॉट, ठीक है, प्लस जो दूरसंचार मानव विकास सोसाइटी इंडिया जिसको टी एस डी एस आई बोला जाता है, इन दोनों के सहयोग ये था। और आपका IEEE, इन लोगों के सहयोग से इस आयोजन को संपन्न किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि निम्न में से किस वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। मतलब ये 4 लोग हैं, इनमें से किसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है? फर्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सेकंड रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, थर्ड गृह मंत्री अमित शाह, या फोर्थ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो इसका जो राइट आंसर है, फर्स्ट फर्स्ट भी नहीं, हाँ सॉरी, ये थर्ड राइट आंसर है इसका, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था, ठीक है। और ये कहाँ पे किया था? वो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय कला केंद्र है, ठीक, वहां पे लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का पर्पज क्या है कि जो देश भर की जो अपनी जो वैदिक ज्ञान होता है, ठीक है, वैदिक जो ज्ञान होता है, तो उसको, और जो भी परंपराएं रहती हैं अपनी, तो उन सबको एक डिजिटाइज करना है। डिजिटाइज का एक तरह का एक स्टोरेज बनाना, ये इस तरह का, इस पे सारी डिजिटाइज कर दी है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये सारी चीजें, पहले हार्ड कॉपी में थी या कैसे बुक्स वगैरह में थी, तो उन सब चीजों को इकट्ठा करके ये आपका एक पोर्टल बना दिया गया। अब इसको आप कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस पोर्टल पर एक्सेस करके कुछ भी इससे रिलेटेड जानकारी हासिल कर सकते हैं। और बताया जाता है कि इस सब चीजों को बनाने में, जान करने में 7 साल का टाइम लगा इनको डिजिटाइज करने में, ठीक है। और कॉस्ट वगैरह ज्यादा नहीं, 5 करोड़ रुपए आई हुई है वैसे देखी जाए तो, इसकी कुछ ज्यादा नहीं है। और जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, जो गांधी राष्ट्र कला केंद्र था, इसका ये 36वां स्थापना दिवस था। उसी समारोह में जो अपने अमित शाह जी थे और जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी जी थे, इन दोनों ने मिलके इसको किया, किशन रेड्डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े, मतलब एशिया अपना जो द्वीप है, के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड केरल, या फोर्थ पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन उत्तराखंड, ठीक। और उत्तराखंड में जो ARIS करके एक संस्था है, ठीक है, जिसको आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस बोला जाता संस्थान है, ठीक है। तो उसने ये वहां पे स्थापित किया गया है। तो इसका जो पर्पज रहेगा कि जो आसमान होता है, ठीक है, तो आसमान में जो भी छोटे छोटे ग्रह होते हैं जगह जगह पे, ठीक है, या फिर वहां पे कुछ स्पेस स्पेस जो यान रहते हैं वहां गए, ब्लास्ट हो गया या सैटेलाइट ब्रेक हो गई, तो उनकी वजह से वहां पे की जो मलबा वगैरह हो रहा है या फिर कुछ अदर चीजें, तो उन चीजों का वो एनालिसिस करेगी कि कहाँ पे किस तरह का है। वो सारी जानकारियां ये इस टेलीस्कोप की मदद से ये पता करेंगे, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो ये जो टेलीस्कोप है, तो ये क्या है कि 4 मीटर का एक व्यास का एक मतलब आपका एक इसमें पारा भरा हुआ है, जैसे पारा आपने देखा होगा, ठीक है, पारा भरा हुआ है इसमें। और जो पारा, ये जो ये स्लाइड जो बनी हुई है, ये इसमें क्या दर्पण लगा है, ग्लास है, ठीक है, एक तरह ग्लास बोल सकते हो। तो इसमें पारा भरा हुआ है। और इसके क्या है, ये 3 स्टेप में है। पहला स्टेप क्या है कि इसमें जैसे पारा भरा हुआ है, और दूसरा क्या है कि जो स्पेस, जैसे कुछ किसी चीज से प्रेशर आया या कुछ भी आया, तो हवा का दबाव बनेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो मोटर होगी इसमें वो चलने लगेगी, ठीक। और मोटर चलेगी तो इसमें जो आपका ये पारा है, ज्यादा डिटेल में तो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, पर जितना पता है मैं उतना बता देता हूं आपको कि इसमें ये पहला जो रहेगा कि इसमें ये एक दर्पण है, सॉरी एक मिनट, हाँ, कि इसमें जैसे ये पहले एक ये आपका दर्पण रहेगा, इसमें लावा भरा हुआ होगा। दूसरा क्या होगा कि हवा का प्रेशर पड़ेगा इस पर, हवा का प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें एक मोटर लगी होगी यहाँ आसपास, तो मोटर पे चलने लगेगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे, अभी ये क्या आ रहा है बार बार, जिसकी वजह से मोटर चलने लगेगी। और
फिर उसके बाद क्या होगा, तीसरा सिस्टम इसमें ये होता है कि जैसे जो दूरबीन है जो घूमता, ये जो आपका दर्पण रहेगा तरफ, तो ये दूरबीन रहेगी और तो ये जब घूमते समय जो दर्पण रहेगा, ठीक है, तो जो दर्पण रहेगा वो दूरबीन की सतह से एक पर वाले का आकार होता है, ठीक है, वो इस तरह से मूव करते हुए ऐसे एक तरह का आकार ले लेगी, ठीक, जिसकी वजह से जो लाइटेज आ रही होगी या कुछ भी जो ऊपर से, तो उस चीज को केंद्रित करने के लिए ये किया जाएगा, ठीक। एक हाँ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस देश ने स्पेस एजेंसी के सोलर डायनामिक्स ऑर्बिटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की है, ठीक है, डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने, ठीक, किस देश की स्पेस एजेंसी, फर्स्ट भारत, सेकंड रसिया, थर्ड अमेरिका या फोर्थ चाइना। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन अमेरिका। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, तो उसने जो सूरज है, तो उसमें यहाँ कहीं एक इस साइड पे या कहीं पे भी एक होल उसको नजर आया हुआ है, और उसकी बताया जाता है कि अगर उसकी आकार की बात की जाए तो वो जो ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी से कम 20 गुना ज्यादा बड़ा है ये वाला जो आपका होल बताया जाता है, और इस छेद को ही उन्होंने कोरोनल होल नाम दिया है। और देखने में अगर बात किया तो एक तरह का ये बिल्कुल डार्क सा वहां पे नजर आता है, ठीक। और यहाँ पे बोला जो उन्होंने एनालिसिस किया है कि यहाँ पे जो सनलाइट है वो भी नहीं पहुंच रही है, और इसकी वजह से जो भी अर्थ मैग्नेटिक स्ट्रॉम वगैरह भी क्रिएट हो सकता है, हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से गर्म जो गैस होती है वो निकल रही है, ठीक है। और अगर उनकी जो उन्होंने एनालिसिस किया है तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो स्पीड वो बता रहे हैं 29 लाख किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने लिए हुए थे। अगर आपको चैनल पे काफ़ी इंपोर्टेंट नॉलेज मिली है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च एनालिसिस के अकॉर्डिंग बनाए कि गवर्नमेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका किस तरह का टाइप होता है और किस किस तरह की नॉलेज पूछी जाती है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं तो वो बताने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। और भी वीडियो मैंने अपलोड किए तो आप मेरे चैनल पर आके चेक कर सकते हैं और थोड़ा सीख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।